हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में आपके जीएस के प्रश्न गलत ना हो। जो भी नए पैटर्न के प्रश्न अब आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पैटर्न पे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ का है, एसएससी वालों के लिए भी है जो सीजीएल दे रहे हैं, या फिर जो भी है, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न के प्रश्नोत्तरी है, जो भी यहाँ पे जिस तरीके का ऑप्शन यूज किया जा रहा है, बिल्कुल वही सब सारी चीजें आपके एग्जाम में भी आएंगी। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है आपके प्रैक्टिस सेट का? तो ये आपका मित्रों पॉलिटी से संबंधित है। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, अधिनियम के द्वारा समाविष्ट नहीं किया गया था? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आंतरिक अशांति शब्द को सशक्त विद्रोह के शब्द से प्रस्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है यह। राष्ट्रपति आपातकाल के प्रवर्तन को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक ही सीमित कर सकता है। जी, ये आपका गलत है, क्योंकि ये आपका 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन बी है, जो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा केवल प्रधानमंत्री की लिखित अनुशंसा पर ही की जा सकती है। जी बिल्कुल सही है, 44वें संविधान संशोधन में था। और आपसे कह रहा है कि आपातकाल को आगे जारी रखने के लिए आवधिक अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आपका पहले का जो उत्तर होगा मित्रों, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, क्या भारत म्यांमार सीमा ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदियों के मध्य जल संभर के अनुदिश है, मतलब उसी दिशा में चलती है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की ओर से आपकी ब्रह्मपुत्र और इरावदी, जिसे हम एयरवाड़ी भी बोलते हैं, इस नदी का नाम है एयरवाड़ी। ठीक है, एयरवाड़ी। तो ये नदी जो इरावदी नदी है, ये सही है, नदियों के मध्य जल संभर के अनुदिश ही है, क्योंकि यह भारत की ओर मिजोरम पहाड़ियां, मणिपुर और नागालैंड तथा म्यांमार की ओर चीन पहाड़ी, नागा पहाड़ी वह काचिन प्रांत के साथ सघन वनों से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जी ये गलत है, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत बाखान गलियारे के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। जी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो कर दो होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह है जो कि व्यक्तियों के आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर आरोपित किए जाते हैं, और प्रत्यक्ष कर वह है कि इसका प्रभाव आवश्यक रूप से उस इकाई पे नहीं पड़ता जिस पर इसे आरोपित किया जाता है। ठीक है, ये किसी अन्य पे पड़ता है, जैसे करदाता इस कर का भार किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकता है, तो आपका अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत मित्रों आपका आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर में आपका आयकर, निगम कर दोनों आएगा, संपत्ति कर भी आपका, संपत्ति कर भी आपका, ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही आता है। सेवा कर आपका यह अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया। ठीक है, सीमा शुल्क हो गया, साथ ही साथ मित्रों आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया। तो ये सब आपके मनोरंजन कर, ठीक है, ये सब आपके मित्रों
अप्रत्यक्ष करके हैं। तो इस हिसाब से आपका इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही है आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, उष्णकटिबंधीय वातावरण समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में कम मौसमी और अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होता है। जी बिल्कुल, ये सही है आपका। ठीक है, ये तो आपका सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में सौर ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होती है। जी बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि समझिएगा आप एज एग्जाम्पल, जैसे गर्मी का मौसम है, आपका उष्णकटिबंधीय है, तो गर्मी के मौसम में आपको सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है। ठीक है, बजाय ठंडी के। समशीतोष्ण ठंडी का मौसम, ये फिलहाल ये एरिया की बात हो रही है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो समशीतोष्ण क्षेत्रों में सूरज की रोशनी कम आएगी, वहां पे सौर ऊर्जा कम होगा, तो ये भी सही है। समशीतोष्ण क्षेत्रों के विपरीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अतीत में बार बार हिमाच्छादन हुआ है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है। देखिए, गर्मी में तो ऐसा, गर्मी में तो बर्फ जमेगी नहीं, बर्फ तो जमेगी ठंडी में जमेगी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र हैं, वहां पे हिमाच्छादन होगा, न कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका तीसरा गलत है। इस हिसाब से मित्रों आपका पहला और दूसरा सही है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। यह नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। जी बिल्कुल, यह सही है। इसे रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया था। जी बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, भारत न्यायालय का सदस्य राष्ट्र है। जी नहीं, आईसीसी का सदस्य राष्ट्र भारत नहीं है। तो इस हिसाब से आपका पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमको। ठीक है, अन्योन्य क्रिया के प्रकार, विशेषता। परभक्षण, परभक्षण होता है आपका प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन बोलते हैं। सहभोजिता होती है आपका कॉमेंसेलिज्म। ठीक है, और अंतर परजीविता होती है आपका मेंसालिज्म। ठीक है, मेंसालिज्म। चलिए, ये कह रहा है कि देखिए, परभक्षण यानी कि जो दूसरों पे आश्रित हो, केवल एक प्रजाति को लाभ होता है। जी बिल्कुल, ये वाला आपका एकदम सही है। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए जू है। ठीक है, जू, लॉयस, लॉयस है। ठीक है, जू, इसके बारे में आप समझिएगा, ये परभक्षण है। ये गाय भैंसों पे पलता है। ठीक है, उनके शरीर में पलता बढ़ता है, तो ये एक ही प्रजाति हुई जिसको लाभ हो रहा है, तो ये परभक्षण है, क्योंकि ये दूसरों पे आश्रित है, ये खुद अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये वाला आपका पहला सही है। सहभोजिता का है, सहभोजिता में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है। जैसे यही जू गाय भैंसों को पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस जू को जब कोई पक्षी गाय भैंस के शरीर से खाती है, ठीक है, तो इससे एक को तो फायदा हुआ, पक्षी को फायदा हुआ, पक्षी का पेट भर रहा है। ठीक है, लेकिन गाय भैंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जानवर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका सहभोजिता है। ठीक है, सहभोजिता का क्या है, एक प्रजाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी अप्रभावित होती है। अंतर जातीय परजीविता, अंतर जातीय परजीविता क्या है, ये वह है कि परजीविता तो हुआ, मतलब दूसरों पे तो जीवित होना ही होना है इनको, लेकिन ये अंतर जाति है, स्वयं की जात का नहीं है, दूसरी जात का है, जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होती है, दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, उस पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका मित्रों यहाँ पे आपका मात्र और मात्र पहला सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग को सर्वश्रेष्ठ परिभाषित करता है। स्वच्छंद उद्योग का अर्थ होता है मित्रों स्वच्छंद उद्योग का मतलब होता है फुटलूज इंडस्ट्री। ठीक है, फुटलूज इंडस्ट्रीज। देखिएगा इसमें पहले आप समझ लीजिएगा कि फुटलूज इंडस्ट्री होती क्या है। जैसे कहते हैं कि भैया देखिए इनको कितनी सुविधा है, सब कुछ इनके पैर के नीचे है, अर्थात यह हुआ कि इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। ऐसे उद्योग के लिए बिजली, पानी, सड़क, कोयला, ठीक है, कच्चा माल, लोहा, सब कुछ उपलब्ध होता है स्वच्छंद उद्योग के लिए। ठीक है, इसे फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या एक उद्योग जिसमें वस्त्र और जूतों का निर्माण शामिल है। जी बिल्कुल है, क्योंकि वस्त्र और जूतों का निर्माण करने के लिए आपको सारी सुविधाएं चाहिए, वो भी एक जगह चाहिए। ऐसे उद्योग को ही हम फुटलूज इंडस्ट्री बोलते हैं, फुटलूज उद्योग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। दूसरा क्या है, निकटवर्ती क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर एक उद्योग है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। एक उद्योग जिसमें कृषि आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण शामिल है। जी बिल्कुल सही है। जैसे कि कोई बाग बगीचा है बहुत बड़ा, वहां पे आप अचार का उद्योग, आंवले का उद्योग, मुरब्बे का उद्योग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कृषि आधारित उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक उद्योग जिसकी अवस्थित किसी विशिष्ट कच्चे माल पर है, तो देखिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कोई विशिष्ट कच्चा माल है उस पे। जैसे कि आप एज एग्जांपल समझिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र है, जहां पे कि एप्पल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अब ऐसी कोई इंडस्ट्री वहां पे स्थापित की गई है जो कि एप्पल पर ही डिपेंड है, सेब पर ही डिपेंड है, तो उसे हम स्वच्छंद उद्योग नहीं बोलेंगे। स्वच्छंद उद्योग का मतलब है कि सारी सुख सुविधाएं हो, वहां कई तरह के कच्चे माल उपलब्ध हों। ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं होगा, यही आपका गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा है कि सॉरी मित्रों, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। एक उद्योग जिसकी अवस्थित किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं है। ठीक है, एक मिनट, जी कच्चे माल पर मिसप्रिंट हो गया है, निर्भर नहीं है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमको। यहाँ पे रचना और लेखक दिए गए हैं। ठीक है, रचना और लेखक दिया गया है। द फिलॉसफी ऑफ द बम किसका है? तो ये द फिलॉसफी ऑफ द बम क्या सचिंद्र नाथ सान्याल का है? जी नहीं, ये आपका भगवती भगवती चरण बोहरा का है। ठीक है, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा का है ये आपका इस पुस्तक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सिद्धांत अर्थात प्रकृति के उत्पाद पर प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार वर्णन किया गया है। मैं नास्तिक हूँ भगत सिंह का है, ये सही है। वंदी जीवन आपका सचिंद्र नाथ सान्याल का है। ठीक है, जब एक काकोरी षड्यंत्र मामले में कारावास में गए थे तभी इन्होंने वहां पे रचना की थी। तो इस हिसाब से मित्रों आपका केवल दूसरा वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित को पादप समुदाय के विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। ठीक है, हमसे पूछ रहा है न्यूडेशन, माइग्रेशन, इन्वेजन और क्लाइमेक्स। तो देखिए इसका हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या है समूह, इसका क्रम क्या है देख लीजिए। इसके क्रम में आता है न्यूडेशन, ठीक है, फिर आता है माइग्रेशन, फिर आता है इकेसिस। इकेसिस होता है जिससे नवागंतुक प्रजातियों का किसी नए स्थान पर स्थापित होना। ठीक है, फिर आता है आपका मित्रों एग्रीगेशन,
ऑफ जर्म्यूल्स, ठीक है, जर्म्यूल्स। फिर सामुदायिक संबंधों का विकास हो गया। फिर इसके बाद में आता है इसमें आपका इन्वेजन, ठीक है, फिर रिएक्शन, फिर इसके बाद में आपका आएगा स्टेबलाइजेशन, फिर आएगा आपका क्लाइमेक्स। ये किसी भी पादप के विकास का क्रम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा सही है। पहले न्यूट्रिशन दिया है, ठीक है, ठीक है। तो आपको देखिए पहले दिया है न्यूट्रिशन, सही है, फिर माइग्रेशन, ठीक है, पहला दूसरा, फिर इसके बाद में इन्वेंजन, ठीक है, फिर इसके बाद क्लाइमेक्स लास्ट में है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बृहद पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। फास्फोरस, तांबा, मैग्नीशियम, जिंक। यहाँ पे देखिएगा बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, दो तरीके के पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। बृहद पोषक तत्व का आशय यह है मित्रों कि जिसके लिए बहुत ही जरूरी है, जो पौधों के जैसे मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए, वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से पौधों के लिए भी है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि पौधों के लिए बृहद पोषक तत्व इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बृहद पोषक तत्वों में मित्रों आपका कौन कौन से आते हैं बता दे रहे हैं आपको। देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके बृहद पोषक तत्वों में आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपके कौन कौन से आते हैं मित्रों। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में है आपका लोहा, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, बोरान, जस्ता, तांबा और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। एक और है तत्व आपका मोलिब्डेनम, ठीक है। ये सब आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिए दीर्घ में कौन कौन सा है। फास्फोरस है, बिल्कुल है, फास्फोरस भी है और मैग्नीशियम भी है आपका, ठीक है, फास्फोरस और मैग्नीशियम दोनों है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक। तो दोनों है, तो इसमें देख लीजिए। और तांबा और जिंक आपका सूक्ष्म में आएगा, तो इसलिए आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय आपातकाल के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है, वो कर सकता है, ठीक है, उसको अधिकार है, वो कर सकता है। तो ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका संघ की सेवा में संलग्न सभी और किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के तथा आपका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के आपातकाल में भत्ता और वेतन में कटौती कर सकता है, ठीक है, उसका निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाने के उपरांत भी अपने विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो हाँ बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से मित्रों आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में प्रबंध से क्या तात्पर्य है। प्रबंध, ठीक है, मैनेज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रबंध है वो अलग प्रबंध है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि वह प्रबंध अलग है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि प्रबंध का क्या संबंध है। संगम साहित्य के प्राचीन ग्रंथ से है। ऋषि जिन्होंने सोमवेद की रचना की, यात्रियों के लिए, राजाओं द्वारा बनाए गए विश्राम गृह, या विष्णु की भक्ति में अलवार संतों के द्वारा रचित
गीत। तो देखिएगा मित्रों, इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये आपका मित्रों, यह आपका गुप्त काल के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक वैष्णव आंदोलन का इतिहास बहुत ही मुख्य रहा है आपके दक्षिण भारत में। ठीक है, वहां पे वैष्णव कवि संतों को अलवार के रूप में जाना जाता था, जिसमें एक तमिल भाषा ये एक तमिल का शब्द है जिसका आशय ही होता है विष्णु भक्ति में मग्न लोग। ठीक है, तो ये आपका इन्हीं का था, इन्हीं का संबंध प्रबंध से था। ठीक है, इनके जो गीतों का सामूहिक रूप था, गीतों का समूह था, जो ये कवि संत गाते थे, इनका जो गीत था, उन्हीं गीतों के समूह को प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए केवल पानी पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें कार शीतलक भी मिलाया जाता है। जब निम्नलिखित में से कौन से कार्य कार शीतलक द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा मित्रों, यह जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे पहले जो आपकी कार है वो केवल आप जब पानी डालते हैं तो लगभग 100 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर चलता है तो पानी उबलने लगता है, पानी उबलने के साथ साथ वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन ऐसे शीतलक डाल देने के बाद शीतलक के रूप में आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ट्राई सोडियम फास्फेट और स्फेरिडियम नाइट्रेट जैसे आपके शीतलक के रूप में आते हैं। ठीक है, जब इनको पानी में मिला दिया जाता है तो इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जो 100 डिग्री पर ही पानी वाष्प में बदलने लगता है उबलने के बाद, वह शीतलक के प्रयोग करने के बाद वही 110 डिग्री 115 डिग्री पे उबलेगा। तो 10-15 डिग्री की बचत हो जाती है। ठीक है, 10-15 डिग्री और एक्स्ट्रा मिल जाता है पानी को उबलने में, वाष्प में बदलने में। तो एक तो ये सही है, आपका जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। दूसरा है कि यह हिमरोधी की तरह कार्य करते हुए जल के हिमांक को कम कर देता है। जी बिल्कुल सही है, 4 डिग्री से आपका पानी जमने लगा, 2 डिग्री तक जाते जाते 0 डिग्री तक जाते जाते पत्थर हो गया। लेकिन यही जब आप इसमें शीतलक मिला देंगे तो ये हो सकता है -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री तक आपके पानी को न जमने दे। तो जब आपकी गाड़ी काफी समय तक खड़ी है, ऐसी स्थिति में भी आपका पानी जमेगा नहीं। ठीक है, तो आपके इंजन आपका सुरक्षित होगा। यह पानी में कार के इंजन के संक्षारण और जंग लगने की संभावना को कम कर देता है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अंदर एक लेयर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से जंग नहीं लग पाता। तो ये भी आपका सही है। यह स्नेहक के रूप में कार्य करता है। जी बिल्कुल सही है, स्नेहक का अर्थ हुआ चिकनापन। ठीक है, तो ये जल में, पानी में एक चिकनापन ला देता है, जिसकी वजह से रेडी वाटर में अच्छा खासा एक स्मूथनेस तौर पे उसकी कोई भी जालियां जाम नहीं होती, जिसकी वजह से आपका इंजन, आपकी कार का इंजन ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मित्रों चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है, एक सांविधिक निकाय है। जी, एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ये बिल्कुल सही है आपका। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसके पास देश भर के चिड़ियाघरों को मान्यता देने या रद्द करने की शक्ति है। जी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा कथन है सही है? तो इसमें से मित्रों आपका तीनों कथन सही है। ठीक है, इसमें आपका तीनों कथन सही है, क्योंकि इसका काम ही होता है कि चिड़ियाघर में रखे जानवरों के आवास, रख रखाव और पशु चिकित्सा की देखभाल करना। ठीक है, ये जो आपके जैसे कैप्टिव प्रजनन के प्रयोजनों के लिए जंगली जानवरों की जो एंडेजर्ड है प्रजातियां हैं, जैसे जो लुप्तप्राय होने वाली हैं, ऐसी प्रजातियों की पहचान करता है तथा इस संबंध में किसी एक चिड़ियाघर की को जिम्मेदारी सौंपता है। ठीक है, तो ये इसका अपना कार्य है। ठीक है, यह भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण को भी समन्वित करता है
साथ ही साथ यह चिड़ियाघर के प्रयोजनों के लिए कैप्टिव प्रजनन और शैक्षिक कार्यक्रमों के में अनुसंधान का समन्वय भी करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में ग्रहण की गई विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जी बिल्कुल सही है, यह पॉइंट आपका मित्रों बिल्कुल सही है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नाम निर्देशन की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस हिसाब से मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही है, तो इसमें आपका केवल पहला बस सही है। ठीक है, केवल पहला बस सही है। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे। आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, देखिएगा कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके 15 में सही होने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा हार्ड है। जो लोग एसएससी दे रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं, उनको हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आते हो, कुछ पॉइंट्स ना आते हो, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो लोग आराम से, जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आराम से इसको पढ़ें, देखें। ऐसे प्रश्नों के लेवल को आप अपने लाइफ में कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखिए। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस का लेवल है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा। एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न आए, एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न को तोड़े मड़ोड़े, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक करें। जो लोग पहली बार वीडियो विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई हमें पर्सनल सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पे हमें सुझाव भेज सकते हैं। और अगर आप इसका पूरा सीरीज चाहते हैं, तो ये सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी वीडियोज प्रोवाइड होंगी। अगर आप बिहार दे रहे हैं, तो आप बिहार की करंट अफेयर्स, बिहार के लिए करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लस बिहार स्पेशल भी पड़ा हुआ है, जो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।